नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि रोज शाम को 4 बजे यहाँ पर आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज जो है स्पेशल क्लास चलती है, जहां पर आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को महत्वपूर्ण किताबों से ढूंढकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप में देख सकते हैं कि ये पॉलिटी विषय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके एग्जाम्स में। और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस लेवल का पूछा जाता है, आप आगे की जब यहां पर क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है मेरी इस क्लास में, कि अगर आप मेरी इस क्लास को देख रहे हैं तो यहां पर आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी कि यहां पर जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आपके विभिन्न राज्यों के आयोगों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उसी जैसे प्रश्न दिखेंगे। और आपको ये जो क्वेश्चन होगी, ये जान के चले आपको पूरी थ्योरी की जानकारी मेरे इन क्वेश्चन से आपको हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने इसका टाइटल भी दिया हुआ है क्विज वाली थ्योरी। जी भैया, क्योंकि यहां पर अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आपको इतना डिटेल में बताया जाता है कि आपकी थ्योरी पोर्शन यहां से मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब समय ना गवाते हैं और आज की क्लास को यहां पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। और चलने से पहले एक बार आखिरी बार कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर दें। पहला प्रश्न यहां पर आप सभी से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रभुतापूर्ण का देश होने का लक्षण होता है। जी भैया, अगर हम ये कहें कि हमारा देश संप्रभुतापूर्ण है तो यह कौन सा लक्षण होता है। वह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, किसी अंतरराष्ट्रीय समूह की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए, या किसी विदेशी सीमा पर अधिकरण तथा अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ना। तो चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कौन से लक्षण आपको जो है इनमें दिखाई देते। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुलझा हुआ प्रश्न है। ये सुलझा हुआ प्रश्न होने का मतलब है इसमें उन पॉइंट्स को रखा गया है कि अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो आप संप्रभुतापूर्ण से संबंधित कभी भी प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। चलिए, यहां पर पहला कथन बिल्कुल सत्य है, मैं आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि यह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, यह किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है। जी भैया, ये बात बिल्कुल यहां पर स्पष्ट हो जाती है। लेकिन तीसरे या चौथे में से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, 1, 2, 4। तो यानी कि इसका सही जवाब यहां पर क्या हो जाता है, सी। जी हाँ दोस्तों, सी अगर आपका जवाब था तो सही कर लें। ये किसी अंतरराष्ट्रीय समूह की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सदस्यता ले सकते, जैसे भारत ने WTO और UN जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समूहों की सदस्यता ली हुई है, लेकिन इससे उसकी संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर अगर किसी विदेशी सीमा पर हम अधिग्रहण कर रहे हैं या अन्य देश के लिए हम अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से क्या दावा भी छोड़ देते तो इससे हमारी संप्रभुता पर कोई भी असर नहीं आता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, जैसे भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब 1949 में ली थी, और जिसका प्रमुख क्या ब्रिटेन था। आपको पता है कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जिसे कहते हैं उसका प्रमुख कौन है, ब्रिटेन है। इसके बावजूद भारत संविधान से हटकर यह घोषणा की थी कि इससे भारतीय संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय समाजवाद है। चलिए भैया, भारतीय समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है कि क्या कहते हैं, बताइएगा। यहां पर सभी लोग जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए। क्लास को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बहुत ही कम समय में मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा तरीके से बता सके। ठीक है, तो भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर। देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। अब आप समझेंगे कि आप जैसे आप तो जानेंगे कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, हमने जवाब दे दिया था। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में ये जो है क्या होता है, ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखते हैं। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, इतना तो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, जहां पर क्या, जहां पर सभी के लिए समान व्यवस्था दी जाए और साथ ही साथ वहां पर राज्य और प्राइवेट दोनों को एक प्रॉपर जो है जगह दी जाए, जिससे क्या वो समाज को भी देख सके, और अगर कोई जो है अच्छा आगे बढ़ना चाह रहा है प्राइवेट सेक्टर से तो उसे भी क्या
बराबर स्थान मिल सके, ठीक है, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ क्या निजी क्षेत्र की भी मौजूद होता है। अभी मैंने बताया भारतीय समाजवादी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहां से बन सकता है कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। आज के डेट में मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे आपको आसपास मिलेंगे जो गांधी जी को भला बुरा कहते हैं और कम्युनिस्ट होने को तो बहुत ही ज्यादा बुरा भला गाली देते हैं। वो ये नहीं समझते वास्तव में कम्युनिस्ट होना क्या है और गांधीवादी होना क्या है, ठीक है। देखिए इसमें से भारतीय अगर आप लोकतांत्रिक समाजवाद देखेंगे तो गांधीवादी समाजवाद की ज्यादा वकालत करता है। जी भैया, अगर मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का तो मिला रूप है, लेकिन इसमें गांधी जी का हमें ज्यादा असर दिखाई देता है, क्योंकि गांधी जी हमारे देश से थे और उन्होंने देश को बहुत अच्छे से समझा था। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख औजार नहीं है। जी भैया, कौन सा प्रमुख औजार नहीं है, यहां पर प्रश्न पूछ रहा। आराम से देखिए, जवाब दीजिए, बताइए क्या होता है। देखिए जो लोकतंत्र होता है वो दो तरीके, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह, परिपरीक्षा और जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र। चलिए यहां पर जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों यहां पर एक चीज जान के चलिए, आगे के स्लाइड में इसको अच्छे समझते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्रत्यक्ष होता है, एक आपका अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख औजार होते हैं, आप समझिएगा चार। क्या होता है? परिप्रेक्ष्य, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेफरेंडम। इसके बाद क्या होता है? पहल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनिशिएटिव। तीसरा क्या होता है? प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, जिसे क्या कहते हैं? रिकॉल। और चौथा क्या होता है? जनमत संग्रह। क्या होता है? जनमत संग्रह। तो यहां पर क्या था? परिपरीक्षा था, उसके बाद था प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह था, प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रत्यक्ष नहीं बल्कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, यानी कि आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आपकी आवाज को लेकर के काम करता है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है। और भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। समझ गए? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हां दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है? चलिए जवाब दीजिए, बताइए यहां पर किस न्याय की बात यहां पर नहीं की गई है? जवाब दीजिए। आप प्रश्न दिख रहा है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? भौतिक। चलिए और भी ज्यादा डिटेल में जानते हैं। यहां पर देखिए तीन भिन्न रूपों में होता है, एक आपका सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की जो रूसी क्रांति थी भैया, इनसे लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त यहां पर पॉइंट आपको मिल रहा है क्या, कि ये जो सामाजिक न्याय के पॉइंट है ये कहां से लिए गए हैं? तो ये आपके रूस की क्रांति से लिए गए हैं जो 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न यहां पर, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया गया है? चलिए जवाब दीजिए। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जो है कहां से लिया गया है? जवाब दीजिए। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? फ्रांस की क्रांति। जी भैया, तुमने क्या फ्रांस की क्रांति जवाब दिया है, वो सही कर। आइए और जानते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपके 1789 से लेकर 1799 के बीच में हुई थी। और आप लोग एक चीज जानते हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये तीनों शब्दों का आप लोग अक्सर, बंधुत्व मान्य होता है भाईचारे की भावना। समता के लिए अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 19 तक जो है आपके संविधान में समता के बारे में डिटेल में यहां पर क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है। 14 से लेकर के यहां पर समता के लिए 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, जी भैया 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो समता के बारे में है, जिसे हम लोग आगे क्लासेज में देखेंगे। और स्वतंत्रता तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में जो है स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही अच्छे से व्याख्यान की गई है, जो डेली की क्लासेज अगर आप देखते रहेंगे समझेंगे। ये देखिए तीसरी क्लास है, इससे पहले की 2 क्लासेज मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, जिनमें मैंने टॉपिक वाइज चीजों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है माय डियर, तो जाके देख लो। उसकी एक प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है उस प्लेलिस्ट की क्या
लिंक भी दिया हुआ है जिसमें पॉलिटी की सारी क्लासेस दी हुई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, एक। जी हां दोस्तों, इस अब तक केवल एक बार, वो भी कौन सा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में था, जिसमें हमने क्या, 3 शब्दों को जोड़ा था। कौन कौन सा शब्द था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यहां से मैंने आप लोग को कई बार बताया है कि जो मैं प्रश्न बताता हूं, जो मैं पॉइंट्स उसके बाद बताता हूं, वो तो आपका पूरा थ्योरी तो कंप्लीट करा ही देता है। ठीक है, आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आपके परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से जो मैं चीजें पढ़ा दे रहा हूं, माय डियर, आप पढ़ लीजिए, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कोई बुक, मैं कहता हूं पूर्वालोकन उठाते हो, खास करके स्टेट पीएससी वाले, मैं जो पढ़ा दे रहा हूं पूर्वालोकन उठाओ चाहे ना उठाओ, फिर आप बताओ आपका होता है कि नहीं। मैं 90% गारंटी लेता हूं कि आपका 90% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए सब्जेक्ट वाइज क्लासेस से देखने को मिलेगा। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम चीजों में इसे मैं ले आकर दे देता हूं कि पटक देता हूं आपके सामने कि अगर आप एक बार उठा लिए उस पटके हुए चीज को और ध्यान से पढ़ लिए, फिर यकीन मानो आपको कुछ भी कठिन नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, एक बार पढ़ लो, दोबारा रिवीजन कर लो, और तीसरा जो है परीक्षा से कुछ दिन पहले पढ़ लो, इतना कर लो, फिर बताओ कैसे गलत होता है। 3 रिवीजन कम से कम जो है जरूरी है। एक तो अभी पढ़ा रहा हूं, दूसरा कल जो है, आज जो पढ़ा रिवीजन कर लो, और फिर उसके बाद जब पेपर के पास जाने लगना तो एक बार रिवीजन कर लेना। अनुच्छेद 1, जी भैया, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? चलिए भैया बताइए, कितने श्रेणियों में आप जो है बांट सकते हैं, इसे बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हां दोस्तों, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या 3 दिया है वो सही कर। आइए देखते हैं। भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा क्या अधिग्रहित किया जा सकता है। तो संघ क्षेत्र को टोटल जो है, भारतीय क्षेत्र को 3 क्षेत्र, एक राज्यों के क्षेत्र, एक संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत में शामिल किया जा सकता है। अभी आज की डेट में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है माय डियर? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 28 फुल स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इज नाउ इन इंडिया। ओके, आई लव माई इंडिया। भारतीय, इनमें से कौन सा सत्य कथन है बताइए? भारत के क्षेत्र इज ग्रेटर देन भारत का संघ, और भारत के क्षेत्र इज लोअर देन भारत का संघ, और भारत के क्षेत्र इज इक्वल टू भारत का संघ, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आपको क्या लग रहा है इनमें से हो सकता है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, भारत के क्षेत्र जवाब दिया है इज ग्रेटर देन भारत का संघ, वो सही कर ले। क्योंकि देखिए क्या है, भारत के क्षेत्र, भारत का क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा, क्योंकि भारत के संघ में सिर्फ राज्य शामिल हैं। आप समझिए, भारत के संघ की बात करेंगे तो केवल वो राज्य शामिल होंगे जो है, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो राज्य के अलावा संघ शासित क्षेत्र और वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार भविष्य में कभी भी अपने अंतर्गत ले आ सकती। इसलिए क्या, भारत के क्षेत्र इज ग्रेटर देन भारत के संघ। कम समझ गए? मतलब अगर संघ की बात करेंगे तो संघ शासित क्षेत्र आते हैं। ठीक है, भारत के क्षेत्र में राज्यों के अलावा, देखो राज्यों के अलावा क्या क्या आ जाते हैं? संघ शासित क्षेत्र आ जाते हैं, और वे जिन्हें भविष्य में हम इकट्ठा करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ भारत के संघ की बात करें तो सिर्फ राज्य शामिल होते हैं। समझ गए? इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग गलत करके आ जाते हो, इसलिए मैंने इसे दोबारा आपके सामने यहां पर इसे क्या बताया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को प्राप्त शक्तियां हैं। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को प्राप्त शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है बताओ? नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति, नए राज्य को गठन करने की शक्ति, ए और बी दोनों बताओ। देखिए फिर कह रहा हूं, अगर आप इन सब क्लासेस को कर लोगे ना माय डियर, आपको फिर जो है ना किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता है इसका सही जवाब क्या है?
जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर क्या सी जवाब दिया है, ए और बी दोनों वो सही कर ले। अब देखिए, नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति उन्हें लेकर है जो पहले से अस्तित्व में। यहां पर समझिए, आप एक पॉइंट समझिएगा, नए राज्य को भारत में लाने की शक्ति जो अनुच्छेद 2 में है वो उन्हीं के लिए है जो पहले से अस्तित्व में है। अर्थात मान के चलिए से बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। अब इन तीनों राज्यों से मिला करके हम एक नया राज्य ला दे, वो अनुच्छेद 2 है। ये नहीं है कि हम इन तीनों से जो है पहले से है, मतलब तीनों पहले से नहीं, हम एक नया राज्य लाए ना, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नहीं आता। नए राज्यों को गठन करने की शक्ति उस संबंध में जो अस्तित्व में नहीं है, परंतु उनका गठन किया जाएगा। ठीक है, देखो भारत में शामिल करना और देखो नए राज्यों का गठन करना, ये दोनों अलग पॉइंट है। नए राज्यों का जब भारत में शामिल करने की बात की जाएगी, कहता नहीं ये मतलब नए राज्य को भारत में शामिल किया जाएगा, तो आप लोग सोच रहे होगे कि मतलब वो कहीं और से भारत में आएगा। नहीं, भारत में शामिल करने का मतलब भारत में ऑलरेडी में है, लेकिन उसे क्या है, नए राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। और नए राज्य को गठन करने की जो शक्ति, जो दूसरा पॉइंट था यहां पर, नए राज्यों को गठन करने, देखिए 2 पॉइंट समझिएगा, यहां दोनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो अस्तित्व में नहीं है परंतु उनका गठन किया जाएगा। अब देखिए, नए राज्य का गठन किया जाएगा, भारतवर्ष, जब भारतवर्ष आएगा मतलब ये समझ लेना कि उनका अस्तित्व है, और जब भारतवर्ष नहीं आएगा इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, परंतु उनका गठन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, अनुच्छेद 2। कैसे? क्योंकि माय डियर, आपको पता है कि वो अस्तित्व में जो 2-3 राज्य थे उनके अंतर्गत जो है किया गया। अब दूसरा वहां पर क्या निकला का है कि नए राज्य को गठन करने की शक्ति, कि उसका गठन किया गया और वो भारत में शामिल हुआ। तो अनुच्छेद 2 यहां पर दोनों तरीके से देखो आ रहा है। आप दोनों पॉइंट को सही समझो, अनुच्छेद 2 लगाओ और तेलंगाना का एग्जाम्पल ले लो, बताओ क्या समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? झारखंड ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, उत्तराखंड ले लो, ये सारे आपके उसी प्रकार के एग्जाम्पल। अनुच्छेद 3 यहां पर कह रहा है, अनुच्छेद 3 अधिकृत करता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 3 अधिकृत करता है। देखिए, मैं थोड़ा सा खामोश होता हूं, उसका प्रमुख कारण है कि ये ऐसा चीज है जो मैं थोड़ा सा डिटेल में चीजों को ला रहा हूं, वन लाइनर क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं। मेरे खामोशी का प्रमुख कारण होता है कि आप लोग समझे, दिमाग लगा, अगर आप पढ़े हुए हैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं है। तो चलिए भैया, आप लोग समझ गए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना। दूसरा कह रहा है किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। तो 1 2 3 2 3 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। आइए देखते हैं। तो यहां पर भैया सभी सत्य है। जी हां दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 3 ये कहता है किसी राज्य की सीमा को हमें बढ़ाना हो, उसकी सीमा को घटाना, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, या आपके जो है उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, ये सारी चीजें आप अनुच्छेद 3 के ही अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था माय डियर? डी। अगर आपने डी दिया है सही कर ले। आइए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। फिर से पॉइंट समझिएगा, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मान के चलो आपका यूपी है, एमपी है, एन स्टेट्स है, उसके कुछ हिस्से को हमने ले लिया। दूसरा क्या कह रहा है? 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला, मान के चलो यूपी, एमपी और क्या करें, यूपी, एमपी ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, ये 2-3 राज्य को मिलाकर हमने कुछ एडजस्टमेंट कर दिया। या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, मतलब यूपी का कुछ भाग हमने एमपी में मिला दिया, एमपी कुछ भाग यूपी में मिला लिया, नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, समझ गए? देखो, अनुच्छेद 2 और 3 जो है आपको अगर कंफ्यूज करेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 को लेकर के आप लोग कभी भी अनुच्छेद 2 और 3 को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होना। मैं चीज, क्योंकि अनुच्छेद 2 उन राज्यों और जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश और गठन से संबंधित है। आप एक चीज समझ जाना, अनुच्छेद उन राज्यों के लिए है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, लेकिन जो आपका अनुच्छेद 3 होता है वो क्या, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है। आप समझिएगा, अभी आप लोग जो अनुच्छेद 3 पढ़ रहे हैं जो बस वर्तमान में है, इनके परिवर्तन के संबंध में,
जबकि अनुच्छेद 2 जो क्या है वो भारतीय संघ के पार्ट नहीं है, उनके संबंध में है। तो आप दोनों में देख रहे होंगे कि सर दोनों का मतलब तो एक ही आ रहा है, क्योंकि उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है, इसमें परिवर्तन किया जा रहा है, 2-3 में अंतर क्या आ रहा है। तो माय डियर 3 बात कर रहा है जो भारतीय क्या है, जो भारतीय संघ में हिस्सा है, और 2 उनके लिए है जो भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है। तो ये चीज यहां पर बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है, भारतीय संघ का हिस्सा है कि नहीं है तो 3, नहीं है तो 2, नहीं तो 2 और है तो 3। ठीक है, ऐसे जान लो। ठीक है, क्लियर, समझ गए? ओके, चलिए भैया इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, माफ करिएगा। देखो, एक पॉइंट में इसे एक चीज और कह सकते हो, अनुच्छेद 3 जो है आपको पुनर्सीमन की एक हिसाब से व्यवस्था देता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 आपको पुनर्सीमन से व्यवस्था देता है। आप लोग ये जान के चलिए, अनुच्छेद 2 में ये व्यवस्था आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अनुच्छेद 3 अगर होता है कि राज्यों के पुनर्सीमन से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 3 है। ये भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेज करते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य निर्माण की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति या संसद, राज्य विधानमंडल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए यहां पर इसका जवाब क्या होगा। चलिए भैया इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो भैया यहां पर शक्ति जो है देखा जाए, अगर आप यहां पर देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। यहां पर जैसे मान के चले किसी संसदीय अब उसका निर्माण करना है, तो संसद जो है इस पर फैसला लेती है। संसद फिर इसको जो है राज्य विधानमंडल भेजती है। राज्य विधानमंडल अगर कोई चीज आपको बता रहा होता तो उसे मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होती, आप समझ लीजिए। तो अगर आपको देखा जाए यहां पर अगर राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल ए और बी दोनों, तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसके पास जाने के अधिकार देते हैं? ठीक है, तो देखा जाए यहां पर मैं कह सकता हूं संसद जवाब दीजिएगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो यहां पर राज्य विधानमंडल की चीजों को मानने के लिए संसद क्या है, ऐसा नहीं जरूरी कि संसद माने ही। ठीक है, संसद मानने के लिए क्या है, वो नहीं है कि हमें ये चीज को मानना ही है। ठीक है, संसद ने जो कर दिया वो आपको करना है। राज्य विधानमंडल अगर मान जाता है ठीक है, अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहता है तो संसद के ऊपर है, वो करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। वो जो कह दिया आपको वही चीजें लेकर के जानी पड़ सकती है। ओके, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कंफ्यूज बहुत लोग होंगे। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति की बात हो रही है, राज्य विधानमंडल के देखो अगर शक्ति की बात की जाएगी इनके पास जाता है, जैसे राज के संबंध इनके पास जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति कह देता है ना डियर, वो ज्यादा मान्य होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, बहुत किताबों में आपको दोनों भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत किताबों में ए और बी दोनों भी मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कभी कभी एग्जामिनर क्या लेके चलता है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर आखिरी में जाऊंगा, मैं यहां क्यों रुका, क्यों आया, आखिरी में मैं आपको सी इसका सही जवाब बताऊंगा। क्योंकि पहले कुछ किताबों में आपको जहां ए का सही जवाब होगा वहीं कुछ पर सी आपको सही जवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने फिर बताया कि राष्ट्रपति के पास पूर्णाधिकार होता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास चीजें जाती हैं, वो चीजों को करता है। ठीक है, शक्तियों का मतलब ये होता है कि किसके पास अधिकार होता है, तो कुछ अधिकार इनके पास भी हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि इनको सुपरसीड कौन कर देता है, राष्ट्रपति कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों के गठन सीमा क्षेत्र के नाम परिवर्तन किस बहुमत के आधार पर होता है? मतलब अगर उनमें सीमा क्षेत्र करना हो, सीमा क्षेत्र परिवर्तन करना हो या नाम परिवर्तन करना हो, तो वो किस आधार पर होता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होता है? कुछ आवाज आई क्या? अच्छा, प्रश्न नहीं दिख रहा, सॉरी। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या साधारण बहुमत जवाब दिया, वो सही कर ले। देखिए भैया आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो अनुच्छेद 4 है वो ये कहता है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, जी भैया अनुच्छेद 2 और 3 है,
इसको संशोधन आर्टिकल 368 के आधार पर नहीं करने की जरूरत होती है, यानी कि इसे आप क्या साधारण क्या बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के आधार पर जो आर्टिकल 2 और 3 के आधार पर संशोधन किए जा रहे होते हैं उसे आर्टिकल 360 यानी 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो इसीलिए क्या ये जो आपके होते हैं उनमें साधारण बहुमत के आधार पर आपका ये परिवर्तन देखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1950 में संविधान को भारतीय संघ के राज्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? बताइए कितने भागों में वर्गीकृत किया था? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या इसका सही जवाब होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? 4। जी भैया, 4 भाग में कौन कौन से थे? भाग का था, भाग खा था, भाग घा था, भाग घा था। तो 4 प्रकार से देखिए, जहां आपके जो है भाग का में 9 थे, भाग का में 9 थे, भाग खा में 9 थे, भाग गा में आपके 10 थे और भाग घा में केवल एक कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और यहां से प्रश्न बन सकता है। तो देखो राज्यों का बता दो, मध्य प्रदेश था का में और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी था का में। उसके बाद आ जाइए फिर आपका जो है कौन सा बसता है? पहले भोपाल, दरअसल देखो मध्य प्रदेश का 2-3 में, मध्य प्रदेश में पहले भोपाल देखो वो भाग गा में था। मध्य प्रदेश 2-3 राज्यों को मिला करके बना था ना, जो पहले के 4 राज्य थे शायद उनको मिला करके बना था। एक मध्य भारत था, एक भोपाल था, एक मध्य प्रदेश था, एक शायद जो है हाँ विंध्य प्रदेश था। बोले ना 4 को मिला करके बना था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धर आयोग के सदस्य थे, इनमें से कौन थे भैया जो धर आयोग के सदस्य थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एस के धर जी थे। बताइए इससे सही बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या डी दिया है वो सही कर ले। देखो इससे आसान सा प्रश्न कुछ नहीं होगा, इतना आसान प्रश्न था कि मैंने बस खाली यूं ही दिया आप लोग को। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर आई की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट कब? दिसंबर 1948 में दे दी थी। दरअसल भाषा के आधार पर काफी विरोध चल रहा था, लोग कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर हमारे राज्य की दीजिए, लेकिन कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में जो है धर आयोग के उपरांत एक और आयोग बनाना पड़ा जिसे क्या जेबीपी समिति कहा गया, जिसके सदस्य कौन थे? यहां से प्रश्न आता है कि जेबीपी आयोग कब बना था? दिसंबर 1948 में। मतलब इनकी रिपोर्ट देने के बाद ये आयोग तुरंत बन गया था। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी थी। ठीक है, और इसने जो है ये पहले तो विरोध किए थे कि ये भाषा के आधार पर राज्य बनाने के खिलाफ ये भी थे, लेकिन अंतिम में 1953 में एक बहुत तगड़ा भूख हड़ताल हुआ था। उस भूख हड़ताल में जो है 56 दिन भूख हड़ताल के पास धुरू जी थे, उन्होंने उनकी जान चली गई थी। इसके बाद जो है एक प्रथम राज्य बना था, इसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश को और भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया था। हालांकि जो है धर आयोग और जेबीपी समिति इन सभी लोगों ने खारिज किया था। फिर भी क्या करोगे यार, कहा जाता है ना कि पोट्टी श्री रामुलू नाम था, 56 दिन तक हड़ताल किए थे, उनके आगे झुकना पड़ता है, लोगों से बड़ा कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग के सदस्य नहीं थे। बताइए कौन नहीं थे भैया? फजल अली आयोग के सदस्य नहीं थे। बहुत ही आसान, जितने होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाब दिया हो सही के लिए। देख भैया 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसे कहते हैं। फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है आपके वो जब स्थापना की गई थी तो इन्होंने 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था और इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को जो है खारिज कर दिया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खारिज कर दिया था। इन्होंने कहा कि देखिए भाषा के आधार पर हम जो है अगर देश को बनाने लगेंगे तो उससे देश की एकता, सुरक्षा और अनुरक्षण पर क्या विकार आ जाएगा, यानी कि उसको दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भाषा और सांस्कृतिक जो एक रूपता है उसमें विभेद देखने को मिल जाएगा, वरना जिसे आज हम लोग जाति के आधार पर बटे हैं कल भाषा के आधार पर बटेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों को लेकर के इन्होंने बताया और साथ साथ बताया कि इससे हमें जो है असमानता जब फैलती है तो आपको पता है ना कि उससे वित्तीय और प्रशासनिक कई प्रकार की चुनौतियां लोगों के सामने आती ही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसे स्थापित कब किया गया था? तो दिसंबर 1953 में। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि इसके क्रम में व्यवस्थित करो, इसका कब रिपोर्ट आया था उस आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम
यहां पर आयोग नहीं, अधिनियम, एक्ट है ये, ठीक है, एक्ट ऑफ 1957 में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की क्षेत्रों की संख्या की क्रमशः कितनी थी, बताइए क्रमशः कितनी थी, इसका जवाब दीजिए। अनुच्छेद 2 और 3 और 4 समझ गए हो ना, एक तो बहुत आसान था, 2 3 4 समझ गए हो ना, बस उतना ही जान लो और कुछ नहीं है। लेकिन वहां पर पता है 2 और 3 में कंफ्यूज मत होना। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया माय डियर, 14 और 6, जितने लोगों ने क्या 14 और 6 जवाब दिया है वो सही के लिए। उस समय 14 आपके प्रदेश थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर था, और देखो यहां पर केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनको बताया ना, इनको बहुत अलग अलग जो है किसी अन्य प्रदेशों के जगह को इकट्ठा करके उनमें व्यवस्थित करके इनको स्थापित किया गया था। वहीं लकादेवी, मिनीकार, अमिनी द्वीपी द्वीप समूह को भी संघ शासित प्रदेश में लोगों को राज्यों के परिवर्तन करके स्थापित किया गया था। तो ये भी मैंने कहा ये आपको पता होना चाहिए, भी प्रश्न आ जाए। मैंने फिर कहा आपको कोई भी किताब उठाने की जरूरत नहीं अगर मैंने पढ़ा दिया तो। मैं आपसे एक चीज यूं ही नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1956 के बाद सबसे पहला निर्मित राज्य कौन सा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मेरी आदत है यार। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, गुजरात दिया है, वो सही कर ले। आइए यहां पर डिटेल में जानेंगे, स्लाइड में देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। 1960 में मुंबई को 2 भागों में, जी भैया कौन बटा था, मुंबई क्या बटा था, एक महाराष्ट्र बना था मराठी भाषा पे और गुजरात बना था जो गुजराती भाषा के लिए अलग किया गया, और ये 15वां राज्य बना। मैंने बताया ना 14 राज्य और क्या 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 15वां राज्य यहां बना। और दादरा एवं नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन, जी भैया यहां पर ऑप्शन दादरा एवं नागर हवेली था, तो 10वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ शासित क्षेत्र में बदल गया। और गोवा, दमन और दीव को 12वीं संविधान संशोधन 1962 के द्वारा क्या किया गया था, संघ शासित क्षेत्र, मतलब गोवा, दमन, दीव ये दोनों पहले एक थे, फिर बाद में 1987 में गोवा को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन और दीव को क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और पुडुचेरी क्या था, 14वें संविधान संशोधन द्वारा क्या ये संघ शासित प्रदेश था। और पुडुचेरी को किस राज्य से, जी भैया पुडुचेरी को फ्रांस राज्य से जो है हम लोगों ने हासिल किया था। समझ गए इन राज्यों के बारे में। तो यहां से 15वां राज्य था, बाकी 10वां संविधान संशोधन, 12वां 1987 गोवा, 14वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पते होने चाहिए। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर बना राज्य नहीं था, मतलब कौन सा वह राज्य था जो 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर नहीं बना, 3 बने थे, एक नहीं बना था। बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने काफी कुछ देखा, काफी कुछ समझा, इस समझने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पहुंचे हैं कि इसका सही जवाब होगा गोवा। क्योंकि माय डियर शाह आयोग की जो सिफारिश आई थी उसने कहा था कि पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य दे दिया जाए, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य दे दिया जाए, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उन्हें जो है हिमाचल प्रदेश दे दिया जाए। इस आधार पर इन्होंने कहा था, ठीक है। आपको हिमाचल प्रदेश का पता होना चाहिए कि 1971 में संघ शासित क्षेत्र था, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और 18वां राज्य बना था। तो हिमाचल प्रदेश जो है 18वां राज्य था, ठीक है। 15वां आपका क्या था, 15वां आपका था गुजरात, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आया था, फिर आपका आया था ये हिमाचल प्रदेश। ओके चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो ये चीज चलेगी ना कि 18वां राज्य बना था, ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये मेरे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी प्रश्न में आगे मिलेगा आपको, निम्न में से सही सुमेलित हैं, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। बताओ मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। 40-45 मिनट क्लास होगी। तो देखो यहां पर अगर आप देखा जाए सही सुमेलित है तो कोई एक ही सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित का आप लोग को देखना है तो कौन सा सही सुमेलित है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, इसका सही सुमेलित अगर पूछा यहां पर तो वो एक ही था। चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं। मणिपुर भैया 19वां राज्य था, तो यहां पर सही सुमेलित केवल मणिपुर था, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा देखो थोड़ा सा और जानते क्या है।
मणिपुर 19वां राज्य था, त्रिपुरा यहाँ पर 20वां राज्य था, नागालैंड 16वां राज्य था, तो मेघालय आपका 21वां राज्य था। तो 15 क्या था आपका, जहां पर वो था, 16वां ये था, 18वां वो था, 17वां बच रहा भी आएगा। और देखो 22वें संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को क्या स्वायत्ता शासी राज्य बनाया गया और यह असम के उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था। तो 22वें संविधान संशोधन से पूर्व मेघालय को असम के उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्री परिषद हुआ करता था, ठीक है। और असम का उपराज्य था। असम से बहुत से राज्य निकले हैं आपका, जैसे अरुणाचल प्रदेश भी उसी से निकला था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971, ये 21 जनवरी 1972 से प्रभावी हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1972 में जो है आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत बड़ा जो है क्या राज्यों के क्षेत्रों में और परिवर्तन देखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिपुरा 20वां राज्य था और मेघालय 21वां और आपका मणिपुर 19वां, ठीक है। 19, 20, 21 आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग MTM के नाम से जानते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। चलो बाकी नागालैंड 16वां था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी, ये 36वां संविधान संशोधन। देखिए अगर आप इतिहास पढ़े होंगे सही से तो आपको पता होगा कि सिक्किम को डायरेक्ट पूर्व भारत में नहीं शामिल किया गया। सिक्किम में दरअसल पहले एक सरकार हुआ करती थी, उसका नाम था चोगयाल का शासन हुआ करता था। तो भारत स्टार्टिंग में जो है 35वां संविधान संशोधन आया था, तो वो भी आपके सिक्किम से ही जुड़ा हुआ है, बात समझिए। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा उसे 36वें संविधान संशोधन से मिला था, ठीक है। इसके लिए इसके उपरांत ये जो है 22वां राज्य हमारा बना था, यानी कि जो MTM के बाद एक नया राज्य बना था वो सिक्किम ही था। और इसके लिए भारत की पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित करना पड़ा था। ये पूछा जाए कि सिक्किम के बनने पर किन अनुसूची को संशोधित करना पड़ा था, तो पहली और चौथी। और इसके लिए एक नया अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया था, जो सिक्किम के प्रशासन के लिए इसको संबंधित विशेष प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। 1987 में कौन सा राज्य नहीं बना था, चलिए बताए। 1987 में साल के हिसाब से पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको साल बता रहा हूं, उससे जुड़े अनुच्छेद बता रहा हूं, उससे जुड़ी चीजें बता रहा हूं कि जितनी डिटेल हो सकती है मैं आपको बता रहा हूं। जहां से आपके प्रश्न पूछ सकता है, जहां से आयोग आपसे खेल सकता है, या जहां से आपकी किताब आपको ज्ञान दे सकता है, तो हर चीजों का जो है पूरा निचोड़ आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था माय डियर, छत्तीसगढ़, ठीक है। क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ आपको पता है, ये देखिए ध्यान से, 1987 में 3 राज्य बने थे, अभी तक 22 बन गए। कौन से बन गए? 23, 24, 25। हम लोगों ने 22 पढ़ लिया, 23, 24, 25 पढ़ते। 23 कौन सा था? मिजोरम। 24 कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। फिर 25वां गौर राज्य कौन सा था? गोवा। ये तीनों आपके 1987 में बने हुए थे। इसके बाद फिर नीचे आते 2000 में फिर हम लोग 3 राज्य देखे थे। कौन? छत्तीसगढ़ जो 26वां राज्य बना, उत्तराखंड 27वां और झारखंड आपका 28वां बना था। और 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना था। लेकिन आप कहेंगे सर अभी आपने बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने तब भी सही बताया था, अब फिर आपको सही बताने जा रहा हूं कि 29 राज्य तो थे, लेकिन बीच में आपके जम्मू कश्मीर को क्या यहां पर फुल स्टेट से हटा करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इसलिए 28 हो गए हैं। तो आप कहेंगे यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि दमन दीव उसको जो है एक साथ कर दिया गया। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते हैं, बताइए। मैं हट जाता हूं, इसे पूरा पढ़ो, बताओ क्या होगा। जल्दी से जवाब दो भैया, बताओ क्या होगा। इसी के साथ हम लोग जल्दी से क्लास को खत्म भी करना है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, इसका सही जवाब है क्या? बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब मेरी बात समझिएगा, जब 1950 की यहां बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि जब देश आजाद हुआ था तब हमारा जो है क्या था? केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। लेकिन आज वर्तमान में अगर आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के बाद, तो हमारा प्रस्तावना क्या है? सार्वभौम, यानी क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। आज के डेट में देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको इसमें क्या है? पंथ निरपेक्ष समाजवादी
जोड़ा गया है। यहां धर्म निरपेक्ष नहीं मिलेगा, पंथ निरपेक्ष मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग धर्म निरपेक्ष के चक्कर में जो है सही कर देते, नहीं, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, बताइए। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, जवाब दीजिए। तो देखो इसका समझिए, विधिक से इसे लागू नहीं किया जा सकता। जी भैया, इसे क्या है, लागू नहीं किया जा सकता। बी इसका सही जवाब है। किस प्रकार से, देखो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि आप जो प्रस्तावना है इसे न्याय मतलब इस पर जो है आप जा करके इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसका स्पष्ट मतलब यही होता है, ठीक है। आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, मतलब आप इसके कुछ प्रावधानों को आप रद्द नहीं कर सकते, उनमें आप कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इसलिए कहा था कि संविधान की जो उद्देशिका है इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं कि संविधान के जो अस्पष्ट क्षेत्र हैं उनकी व्याख्या करने में किया जा सकता है। अस्पष्ट मतलब जो सही से, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही से अगर हमें समझ में नहीं आती हैं, तो अगर हम उद्देशिका प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में ये प्रावधान क्या कहना चाहता है, क्योंकि हम उसको ला करके अपने संविधान के उद्देशिका से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली का, तो किसने भैया इसे जन्म कुंडली माना था हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया कि यह मुंशी दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा था, बताओ किसने भैया इसे ये कहा था। जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया B.R. अम्बेडकर दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। चलिए भैया ये प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का है उसे उसी क्रम में उल्लेख किया गया, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया। यह आज आपका आखिरी प्रश्न है, बताइए। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। जितने लोगों ने क्या 3 5 2 1 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। जितने लोगों ने क्या 3 5 2 1 जवाब दिया है वो सही कर ले। तो चलिए भैया इसी के साथ आप लोग की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें, दोनों टॉपिक को मैंने इतने कम समय में, मैंने समझो 2 अध्याय आपको इतने कम समय में कवर करने की कोशिश की। इसी के लिए लोग जो है 4 5 5 दिन गुजार देते हैं, लेकिन इतने कम समय में बहुत अच्छे से, और ये जो 2 टॉपिक पढ़ाए ये आप सबके आयोग के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो इजी सा टॉपिक से अच्छा खासा प्रश्न देखने को मिलता है। और ये तीसरी क्लास, इससे पहले की 2 क्लास नहीं देखा तो जरूर से जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन 2 क्लासेज की लिंक मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मेरे इस चैनल में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और क्लास अच्छी लगी और सारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दे, या फिर आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तैयारी संबंधी तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जहां आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, मत भूलना।